नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। कोरोना से हिंदुस्तान की जंग लगातार जारी है। कड़ी पाबंदियों और सख्त लॉकडाउन का असर कहीं कहीं पर नजर भी आ रहा है। अप्रैल में जो कोरोना बेकाबू हुआ, उससे निपटने के इंतजामों की वजह से अब कुछ राज्यों में केस कम होने लगे हैं। आपको बताते हैं कि कहां खतरा कम हुआ है और कहां खतरा बढ़ रहा है। देश में कोरोना बेलगाम हो रहा है। हर दिन हजारों मौतें हो रही हैं, तो लाखों नए मरीज मिल रहे हैं। शहरी आबादी के बाद अब ग्रामीण तबके पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। ऐसे में पूरा हिंदुस्तान कोरोना से करा रहा है। हालांकि सख्त पाबंदियों की वजह से कुछ राज्यों से राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 6 से 12 मई के बीच 338 जिलों में नए केस में कमी आई है, लेकिन 187 जिलों में कोरोना केस बढ़ रहे हैं। जो पिछले 2 हफ्तों का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि देश में 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है। कई राज्यों ने अपने स्तर पर पाबंदियां लगा रखी हैं। महाराष्ट्र से लेकर एमपी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में कोरोना के खिलाफ जंग में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बावजूद इसके 24 राज्यों में अब भी पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है, जबकि 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा केस हैं। देश में पिछले 3 दिनों से ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में कुछ कमी पाई गई, जो कि 20% से कम अब हमारे देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी पिछले 3 दिनों में नोट की गई है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे कारगर हथियार है वैक्सीन। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के मुताबिक वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है कि अगले हफ्ते तक आयात की हुई रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की सप्लाई भी शुरू कर दी जाएगी। हालांकि कोरोना का पीक कब आएगा और कोरोना की दूसरी लहर और कितनी घातक होगी, ये साफ साफ कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि शहरों के बाद गांवों में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। 18 साल से ऊपर के सभी लोग वैक्सीन लगा सकते हैं। यह फैसला तो सरकार ने कर लिया, लेकिन कहीं वैक्सीन नहीं है तो कहीं वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में कैसे लगेगी वैक्सीन, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहीं वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है तो कहीं वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ऐसे में कैसे कोरोना के खिलाफ जंग जीतेगा हिंदुस्तान? बिहार में वैक्सीन के लिए मारामारी मची है। फुलवारी शरीफ में तो वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन करने में ही युवाओं के पसीने छूट रहे हैं। वजह है तकनीकी दिक्कत। रविवार से बिहार में 18 साल से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया, लेकिन अब ये वैक्सीनेशन चुनौती कैसे, ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं इस वक्त एक ग्रामीण इलाके में। दोपहर के वक्त आपको ये तमाम जो युवा हैं इसी तरीके से सड़क किनारे बैठे अपने अपने मोबाइल के साथ दिखेंगे। दरअसल इनका ये प्रयास चल रहा है कि ये कैसे खुद को रजिस्टर करें और वैक्सीनेशन करवाएं, यानी वैक्सीन कैसे लें। सभी के हाथ में 1-2 मोबाइल है, सभी कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो अपने दोस्त के मोबाइल पर आके चेक कर रहा है कैसे क्या करना है। परेशानी क्या हो रही है? सर परेशानी है कि सर कभी कभी नेट ही नहीं चलता है। कभी जब नेट चलता है तो मतलब बुकिंग ही नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन हो जा रहा है। मतलब बहुत परेशानी है। कितना मुश्किल है अभी एक साथ 2-2 मोबाइल से कोशिश करो, कितना मुश्किल हो रहा है अभी? बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर देख के बताओ। हाँ, बहुत मुश्किल हो रहा है रजिस्टर करना। कभी लिंक फेल हो जा रहा है, कभी सर्वर डाउन हो जा रहा है, और फिर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो फिर वैक्सीन का मतलब डोज मतलब थी साइट ब्लॉक हो जा रहा है। और ये क्या है कि पटना में कहीं भी सेंटर है ही नहीं 18+ के लिए। ये देखिए कहीं भी 18+ के लिए सेंटर नहीं है। ये जो आप लोग देखते हैं तो यहाँ तो दूर दराज आपके गांव के आसपास का इलाका नहीं 80-15-05 जो हम लोग का पिन कोड है उसके अंदर कोई भी सेंटर नहीं है। तो आप लोगों को जो सेंटर देता है वो कहाँ का सेंटर दे देता है? बहुत बार का 80 हम लोग का तो सेंटर अभी दिया ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन हुआ भी है 1-2 आदमी का, तो सेंटर कहीं दिया ही नहीं है। में तो मोबाइल भी इशू होगा, सबके पास मोबाइल भी नहीं होगा। सबके पास मोबाइल भी नहीं है। किसी के पास मोबाइल है, किसी का ऑलरेडी 100 में से कोई एक आदमी का रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है, तो उसका वैक्सीन अभी नहीं पड़ा है। सरकार ने 18 साल से बड़े लोगों का वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए गरीब लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तकनीकी दिक्कतें कैसे दूर की जाएंगी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी का नतीजा है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले में जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो वैक्सीनेशन के लिए परेशान नजर आ रहे हैं।
मैं जो कोरोना का टीका जो सरकार की जो गाइडलाइन है वो 18 से 21 साल का जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो करवाने की गाइडलाइन जारी की है, तो वो मेरे पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। अगर मैं बाहर जाता हूँ, ई मित्र में पंजीकरण करवाने जाता हूँ तो पुलिस रोक लेती है। ना तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्मार्टफोन है, और मैं बाहर ई मित्र में पंजीकरण कराने के लिए जाता हूँ तो मेरे को पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो इस हालत में मैं क्या करूँ और कैसे लगवाऊँ कोरोना का टीका। हालांकि प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से धैर्य रखने की अपील की है और भरोसा दिया है कि जल्द ही वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतें दूर की जाएंगी। ये तय है कि राज्य सरकार द्वारा 18 से 45 साल तक के जितने भी युवा हैं उन सब का वैक्सीनेशन होगा, और ये मैं आश्वासन देता हूँ। लेकिन अभी चूँकि टीके कम आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विदेशों से 1 करोड़ डोज टीके के मंगवाए जा रहे हैं, उसके बाद स्थिति सुधार होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा टीके ला के यहाँ आम लोगों को लगवाएंगे। राजस्थान के ही जालौर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इसकी वजह है वैक्सीन का स्टॉक मौजूद न होना। उन्हीं लोगों का या जिनका रजिस्ट्रेशन है या जो जितनी जो वैक्सीन उपलब्ध है उसके अनुपात में ही लोगों को ऑन स्पॉट साइट पे बहुत ज़्यादा सेशन अपन ने पर्याप्त कर रखे हैं, और जितनी वैक्सीन की उपलब्ध होती है उसके अनुसार उसको रिव्यू करके और सेशन करे जाते हैं। सवाल है कि देश में वैक्सीन का स्टॉक नहीं है तो फिर कैसे कोरोना से हिंदुस्तान आजाद होगा। टीम न्यूज़ नेशन। वायरस की चेन तोड़ने में लॉकडाउन एक बड़ा हथियार साबित हो रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना का गिरता ग्राफ तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। लॉकडाउन के अच्छे रिजल्ट के बाद अब करीब 10 राज्यों की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का फैसला किया है। नए केस का डाउन हुआ ग्राफ, 10 राज्यों में बढ़ी लॉकडाउन की मियाद। कोरोना के सुनामी में जब देश के बड़े बड़े शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था फेल हो रही है, तब आधे हिंदुस्तान को लॉकडाउन में ही उम्मीद की आखिरी किरण नजर आ रही है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी, दिल्ली और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। बिहार, झारखंड में भी लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना सरकार ने भी लॉकडाउन पर ही भरोसा जताया है। इसके अलावा गुजरात और असम में पाबंदियों को और कड़ा करने का ऐलान हुआ है। वायरस की चेन तोड़ने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन को और 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब राज्य में 1 जून की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की पाबंदियां लागू रहेंगी। नए आदेश के मुताबिक अगर कोई भी शख्स दूसरे राज्य से महाराष्ट्र में आएगा तो उसे RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये नियम हर किसी पर लागू होगा, यानी बस, ट्रेन, कैब, प्लेन से कोई भी महाराष्ट्र में दाखिल हो उस पर यह नियम लागू होगा। उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी ने कोरोना कर्फ्यू की मियाद को 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। बिहार में 2 दिन बाद यानी 15 मई को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन गुरुवार को नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन को अगले 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। नई पाबंदियां अब 27 मई तक लागू रहेंगी। इसके अलावा लॉकडाउन में नई पाबंदियां शादी समारोहों पर लगाई गई हैं। अब दूल्हा दुल्हन मिलाकर कुल 11 लोग ही किसी भी शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। तेलंगाना में भी 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य में 22 मई तक लॉकडाउन की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की महामारी ने जेल में बंद बाबाओं की भी मुसीबत बढ़ा दी है। हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम का कोरोना लक्षण आने के बाद कोविड टेस्ट कराया गया, जबकि जेल में रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपनी कोरोना रिपोर्ट को आधार बनाकर आसाराम ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी, जिस पर उसे राहत नहीं मिली। जेल में बिगड़ रही है बाबाओं की तबीयत। कोरोना पॉजिटिव आसाराम को नहीं मिली जमानत। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि हरियाणा की सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि शुरुआती जांच में राम रहीम में कोविड संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं।
गुरमीत की तबीयत 3 दिन से खराब थी। पहले उसे जेल के भीतर अस्पताल में दवा दी गई। बुधवार दोपहर उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगा, जिसके बाद उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक जब राम रहीम अस्पताल में भर्ती था तो वो लगातार हनीप्रीत और अपने परिवार से मिलने की जिद कर रहा था। हालांकि उसकी तबीयत में सुधार होने के बाद गुरुवार दोपहर अस्पताल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। इधर कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रेप के दोषी आसाराम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोरोना की रिपोर्ट का हवाला देकर आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि जमानत अर्जी पर सुनवाई आसाराम के कोविड इलाज के बाद ही होगी। आसाराम ने अपनी अर्जी में कहा था कि वो कोरोना के आयुर्वेदिक उपचार के लिए हरिद्वार जाना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें जमानत दी जाए। अब आसाराम की जमानत अर्जी पर 21 मई को सुनवाई होनी है। टीम न्यूज़ नेशन। वैक्सीन की डोज को लेकर बड़ी खबर है। देश में वैक्सीनेशन के लिए नीति बनाने वाली संस्था NTAGI ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के गैप को बढ़ाने की सिफारिश की है। कहा गया है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज 12 से 16 हफ्ते के बीच दी जाए। ये रिपोर्ट देखिए। 18 साल से ज्यादा उम्र की वैक्सीनेशन शुरू होते ही देश में मानो वैक्सीन का अकाल पड़ गया है। राज्यों के पास वैक्सीन नहीं है, लिहाजा महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। दिल्ली में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है। हालत यह है कि कई राज्यों में जिन्हें दूसरी डोज लगनी है, उन्हें भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही। वैक्सीन की इस किल्लत के बीच टीकाकरण पर बने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI ने वैक्सीनेशन को लेकर आज नई सिफारिशें की। NTAGI ने कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच 12 से 16 हफ्ते के गैप की सिफारिश की है। अभी कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का गैप 4 से 8 हफ्ते का है। ये सुझाव सिर्फ कोविशील्ड के लिए है। कोवैक्सीन की डोज के अंतराल में कोई बदलाव का सुझाव नहीं दिया गया है। इसके अलावा NTAGI की सिफारिश में कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन देने की सलाह दी गई है। अभी ठीक होने वाले मरीजों को 3 महीने बाद वैक्सीनेशन की गाइडलाइन। NTAGI की सिफारिशों को अब राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। NTAGI की सिफारिश में ये नहीं बताया गया है कि कोविशील्ड की डोज के बीच गैप बढ़ाने से क्या फायदा होगा। बताया जा रहा है कि गैप बढ़ाने की सिफारिश विदेशों में हुए रिसर्च के आधार पर की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि कोविशील्ड की डोज के बीच गैप बढ़ाने से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस में इजाफा होता है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से आ रही है। कोरोना पर BMC का बड़ा फैसला सामने आया। मुंबई आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। BMC ने सभी एयरलाइंस को चिट्ठी लिखी है। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए 48 घंटे तक की RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत होगी। 48 घंटे से पुरानी रिपोर्ट वाले यात्रियों को बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं दी जाएगी। यानी मुंबई में अगर आपको पहुंचना है हवाई यात्रा के जरिए तो आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। 48 घंटे के दरमियान की 48 घंटे से पुरानी रिपोर्ट के साथ अगर आप पहुंचते हैं तो आपको वापस कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। सुभाष सुरके हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, वक्त की जरूरत है ऐसा सख्त फैसला? देखिए, इसके पहले कुछ राज्यों के लिए फैसला लिया गया था, लेकिन अभी सारे राज्यों के लिए फैसला मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिया है कि जो भी यात्री मुंबई में हवाई यात्रा करके आना चाहता है, 48 घंटे पहले उसका RT-PCR टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए उसके पास, तभी उसको मुंबई में परमिशन दिया जाएगा उतरने के लिए एयरपोर्ट से बाहर, नहीं तो एयरपोर्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी सुभाष बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पर मुंबई के अगर आप पहुंचते हैं और बाहर निकलना चाहते हैं तो BMC का आदेश 48 घंटे तक की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव। कोरोना संकट के बीच लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए संघ ने अनोखी मुहिम शुरू की है। संघ की तरफ से पॉजिटिविटी अनलिमिटेड मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत से लेकर देश की कई जानी मानी हस्तियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित कर रही हैं। मुश्किल वक्त में हौसला बुलंद रहे, कोरोना से जंग में लोगों का मनोबल ऊंचा रहे। इसी मिशन के तहत RSS ने अनोखी मुहिम शुरू की है। संघ की कोविड रिस्पांस टीम की पॉजिटिविटी अनलिमिटेड मुहिम 11 मई से शुरू है, जो 15 मई तक चलने वाली है। इसमें हर दिन देश की जानी मानी हस्तियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित कर रही हैं और बताने की कोशिश कर रही हैं कि कैसे कोरोना के खिलाफ हौसला बुलंद रखते हुए ये जंग जीतनी है। हर व्यक्ति के भीतर
हिम्मत नाम की चीज, धैर्य नाम की चीज कुदरत ने भरा हुआ है, ईश्वर ने हमको दिया है। यही समय है उस धैर्य को जगाना। Situation, the country must come together as one. We must drop all our differences, understanding that this situation requires unity of action. Together we are stronger, divided we continue to struggle. पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का प्रसारण शाम 4:30 बजे से 5 बजे तक हो रहा है। यह प्रसारण विश्व संवाद केंद्र भारत के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। कार्यक्रम के आखिरी दिन यानी 15 मई को संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का संबोधन होगा। टीम न्यूज नेशन। और अब आपको दिखाते हैं यूपी के बिजनौर से आई एक अच्छी खबर। यहां बीमार पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए पुलिस विभाग के आईपीएस सर्कल ऑफिसर ने कमान संभाल ली है। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान बिजनौर में पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं। बिजनौर में तैनात प्रशिक्षणाधीन क्षेत्राधिकारी गणेश कुमार गुप्ता आईपीएस से पहले एमबीबीएस कर चुके हैं और इन दिनों वो वर्दी में डॉक्टर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मियों का इलाज कर रहे हैं। बिजनौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 140 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। इन्हें पुलिस लाइन में वार्ड्स में आइसोलेशन में रखा गया है, जहां सीओ गणेश कुमार गुप्ता प्रशिक्षु आईपीएस उनका इलाज कर रहे हैं। सर, किस बैच में आपने ये जो है एमबीबीएस किया था? मैं 2005 बैच का एमबीबीएस मैंने किया था किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। मैं वहाँ का 9th रैंक होल्डर था और काफ़ी अच्छा मतलब मेरा एक तरह से ये समझ लीजिए कि पिताजी के कहने पे मैंने मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन भी किया था। हर जगह अच्छा मेरा वो रहा था और मैंने वहाँ पे ये मेरा सौभाग्य था कि वैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने दिल्ली गवर्नमेंट में जॉब किया लगभग 1.5 साल के आसपास। दिल्ली गवर्नमेंट में बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मैंने काफ़ी मतलब अच्छा अनुभव रहा मेरा। बहुत सारी बड़ी बड़ी इमरजेंसीज वहाँ पे आती थी, तो इमरजेंसी में काम करने के बाद जो है मेडिकल प्रोफेशन में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद जो है फिर मैं यूपी गवर्नमेंट में मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ज्वाइन किया था 2012 में और 2012 से 2018 तक मैंने लगातार वहाँ पे अपनी सेवाएं दी है। एक तरफ जहां कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की मारामारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ इन हालात से परेशान लोग अब बात बात पर सब्र भी खोने लगे हैं। इसकी बानगी राजस्थान के भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में देखने को मिली। या कोविड मेल वार्ड में एक मरीज के तीमारदार ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान वार्ड में जमकर जूतम पैजार हुई। इससे वार्ड में अफरा तफरी का माहौल है। ये मामला आरबीएम अस्पताल के कोविड वार्ड नंबर 5 से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया में ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मेरा ये सबमिशन रहेगा कि हमने परिजनों की और चिकित्सकों की सुरक्षा हेतु पुलिस का जाब्ता तैनात करवा रखा है एसपी साहब से बात करके, और यहाँ पर सिविल डिफेंस के गार्ड्स भी हैं, होम गार्ड्स भी हैं। उसके बाद भी यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये दुखद है। बीच में हमारे चिकित्सकों की भी पिटाई हुई थी, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए हमने वही है पुलिस को दोबारा रिमाइंडर करवा दिया इस चीज़ के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है कोरोना की वैक्सीन पर राजनीति चरम पर कैसे। 70% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है देश की बहस के लिए। इसी मुद्दे पर देश की बहस दीपक चौरसिया के साथ रात 8:30 बजे। लाख टके की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिर कैसे बनता है रेमडेसिविर इंजेक्शन और आप कैसे पहचाने असली रेमडेसिविर इंजेक्शन को। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।